आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, मेरा एक सवाल है आपसे। आपको अपने स्कूल्स और कॉलेजेस के दिन तो याद होंगे ही। याद करने की कोशिश कीजिए कि उन दिनों में जो हमारा पढ़ने का पैटर्न होता था, वो किस तरीके का होता था और एग्ज़ाम्स में भी जो क्वेश्चंस आते थे, वो किस तरीके के आते थे। ज़्यादातर आपको याद होगा कि जो हमारे पढ़ने का तरीका होता था और एग्ज़ामिनेशन सिस्टम भी जो होता था, वो कुछ इस तरीके का ही होता था कि फ्लैट स्टडी हम करते थे। मीन्स जो चैप्टर है, उसके पीछे में कुछ क्वेश्चंस छपे हुए होते थे और उन क्वेश्चंस के हम उसी चैप्टर से बने बनाए आंसर लिख लिया करते थे। उन्हीं को रट लिया करते थे, याद कर लिया करते थे और उसके बाद एग्ज़ाम में भी हमें पता होता था कि उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आना है और वो तैयार करके जाते थे। एग्ज़ाम में फ्लैट तरीके से हम लिख के आ जाते थे। आपको याद होगा कि यही पैटर्न जो है हमारे स्कूल्स में भी चले, कॉलेजेस में भी चले और यूनिवर्सिटीज़ में भी लगभग यही सिस्टम होता है, जो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, बना-बनाया लिखो और मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लाओ। इसी सिस्टम के बेस पर हमारी एजुकेशन सिस्टम अभी तक की रही, आप जानते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ते भी रहे। एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा मैं आपसे और मुझे उम्मीद है कि आपने शायद ये सुनी भी हो, फिर भी मैं फिर से आपका अटेंशन उस ओर लाने के लिए उस स्टोरी का चर्चा करना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ, महात्मा बुद्ध, ऑफ कोर्स आप जानते हैं, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा इतिहास में। महात्मा बुद्ध के पास एक बार एक बूढ़ी लेडी आई। उनका उनके घर का एक बच्चा मर गया था और उन्होंने आके महात्मा बुद्ध से कहा कि आप तो सबकी पीड़ा हरते हैं, आपको सब भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए। तो महात्मा बुद्ध ने उनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, आप किसी भी घर से एक मुट्ठी सरसों लेके आइए। वो घर ऐसा होना चाहिए जिसमें आज तक कोई भी ना मरा हो। अगर आपको ऐसा कोई घर मिले तो उससे एक मुट्ठी सरसों लेके आइए, मैं आपके बच्चे को जिंदा कर दूंगा। और वो गई, हर घर में पूछती थी कि आपके यहाँ कोई मरा तो नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि क्या बात हुई होगी। और वो अंत में थक हार के चली आई महात्मा बुद्ध के पास। वो बोली कि मुझे ऐसा कोई घर तो नहीं मिला, लेकिन मैं आपकी बात समझ गई कि आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध ने यहाँ पे क्या किया, एक प्रश्न किया उन उन माता ने, और उसका एक उत्तर महात्मा बुद्ध ने दिया। लेकिन वो जो उत्तर था, उसके पीछे कई चीजें छुपी हुई थी। तो अब अगर इस स्टोरी को आप देखेंगे, आप सोच रहे होंगे ये स्टोरी मैंने आपको क्यों सुनाई। कुछ इस तरह की स्टडी जो है आपको, कि आप देख कुछ चीजें रहे हैं लेकिन समझ कई और चीजें रहे हैं, उसकी छिपी हुई बातों को, उसके पीछे की, ये कुछ करना पड़ेगा आपको यूपीएससी के स्टडी को लेकर। अगर हम बात करें, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टडी स्किल है मेंस को लेकर। प्रीलिम्स को लेकर हम बातें कर चुके हैं कि आपको किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए, और साथ में क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल जो है प्रीलिम्स का, कि प्रीलिम्स में आप किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके बिना जो आप प्रीलिम्स की स्टडी करेंगे वो भी बेकार हो जाएगी, जब तक आप उसको सॉल्व करने की क्वेश्चंस की स्किल आप नहीं सीखेंगे। क्योंकि आप जानते हैं, अल्टीमेटली आपको पढ़ना इसीलिए है कि ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अब फ्रेंड्स, मेंस को लेकर बातें करेंगे कि मेंस के लिए आप किस तरीके से स्टडी करेंगे। समझने की कोशिश करते हैं हम एक टॉपिक को लेकर। आप अगर अपने जीएस पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे तो उसमें
पॉलिटी है, पॉलिटी का एक टॉपिक है फेडरलिज्म। वैसे तो कई सारे टॉपिक हैं, आपके पूरे सिलेबस में आप जानते हैं, हम एक टॉपिक को लेकर समझने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली कि मेंस के लिए आपको किस तरीके से स्टडी करने की ज़रूरत है। अब जैसे एक टॉपिक है फेडरलिज्म, अब इसको लेकर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आप मेंस के लिए किस तरीके से स्टडी करेंगे, क्या स्टडी स्किल आपकी होनी चाहिए। अगर आप सच में इस एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं, मेंस अपना बेस्ट तरीके से परफ़ॉर्म करना चाहते हैं तो। क्योंकि आपको इस तरीके से स्टडी करना पड़ेगा अल्टीमेटली, ताकि आप मेंस के क्वेश्चंस को जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उस तरीके से सॉल्व कर सकें। उसका एक टाइम है, उसकी वर्ड लिमिट है और उसका आंसर क्रिएशन का एक फॉर्मेट है। उन सब पर आप खरा उतर सकें। फेडरलिज्म, अगर जनरली आप इस टॉपिक की बात करेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है, तो आप यही देखेंगे कि जो फेडरलिज्म है वो क्या है, सेंटर और स्टेट्स, इनके बीच जो रिलेशन होता है, अगर ये रिलेशन अच्छा है, सही से कोऑपरेट करके ये लोग चल रहे हैं, तो इस रिलेशन को जो है फेडरलिज्म कहा जाता है। आप मोटे तौर पर समझ सकते हैं। लेकिन तो ये तो एक फ्लैट बात हो गई कि आपने फेडरलिज्म को पढ़ा। लेकिन अगर बात करें कि आपको तैयार एग्जाम के लिए किस तरीके से मेंस के लिए एक टॉपिक को करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो यही एक टॉपिक है, आपने समझा कि वो है क्या, उसके बारे में जाना। अब देखना होगा कि एक टॉपिक जो है, उस टॉपिक के क्या-क्या डायमेंशंस बन सकते हैं। उन सारे डायमेंशंस को पहले आपको ढूँढ के निकालना पड़ेगा। जैसे फेडरलिज्म की बात करें तो क्या-क्या डायमेंशंस बनते हैं? इसमें क्या-क्या आएगा? सेंटर स्टेट का रिलेशन आपने देखा, अब उसमें देखिए कि जैसे किस-किस बेस पर अब ये रिलेशन फॉर्म होता है। तो फेडरलिज्म के अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, जैसे कि मान लीजिए पहला आ गया गवर्नर। गवर्नर को लेके, गवर्नर सेंटर का एजेंट होता है जो स्टेट्स में काम करते हैं, तो इस बेस पर एक फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट। गवर्नर की बात करें, टैक्स की बात करें, इमरजेंसीज की बात करें, पावर्स की बात करें, स्कीम्स की बात करें, तो ये कुछ डायमेंशंस हैं इसके फेडरलिज्म के। कि अब मान लीजिए एक डायमेंशन को लेकर हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ गवर्नर को लेकर कि गवर्नर एज एजेंट ऑफ सेंटर काम करता है स्टेट्स में। टैक्स को दोनों के बीच में शेयरिंग ऑफ टैक्सेस होते हैं, आप जानते हैं। इमरजेंसीज, स्टेट्स में सेंटर जो है प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है, इमरजेंसीज के दौरान सारे कंट्रोल जो है सेंटर के पास आ जाते हैं। तो ये पावर्स दोनों के बीच अलग अलग सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं। स्कीम्स की बात करें तो मतलब सेंटर अपना स्कीम जो है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, ये चाहे तो स्टेट्स में चला सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी बातें हैं। अब एक तो आपने देखा कि फेडरलिज्म के डायमेंशंस क्या क्या हैं, फेडरलिज्म क्या है, फिर उसके डायमेंशंस क्या क्या हैं। अब इनके भी सब डायमेंशंस होते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए आप तैयार कर रहे हैं, इसमें से मान लीजिए गवर्नर, तो इसमें आप क्या क्या देखेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या क्या है, प्रेजेंट में सिचुएशन क्या चल रही है, गवर्नर किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसको लेकर जो है प्रॉस एंड कॉन्स क्या क्या है। प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आप जानते हैं वो क्या क्या है। फिर अब होना क्या चाहिए, वे फॉरवर्ड, अब आगे क्या होना चाहिए। एक तो आपने देखा कि प्रेजेंट में क्या स्थिति चल रही है, फिर अब वो जो स्थिति चल रही है उससे क्या एडवांटेज हो रहे हैं, क्या डिसएडवांटेज हो रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये चीज़ें आपने देखा। और फिर होना क्या चाहिए। तो आप किस तरीके से देखिए टॉपिक को तैयार कर रहे हैं कि आपने एक टॉपिक देखा, फिर उसके सारे डायमेंशंस आपने लिए, और फिर उन डायमेंशंस में कौन कौन से डायमेंशंस हैं, उन पर आप जो है पॉइंट्स तैयार करेंगे।
इस तरीके से जो है आपका जो है एक टॉपिक जो है इस तरीके से कंप्लीट होगा। तो ये पैटर्न जो है आपको फ्रेंड्स स्टडी स्किल में अपनाना पड़ेगा मेंस के लिए। इस तरीके से आपको अपने स्टडी को ढालना होगा। अब ये आप कर कैसे पाएँगे? इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए जिस स्टडी की आपको ज़रूरत पड़ेगी, उस स्टडी को कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी प्लस एनालिटिकल स्टडी। ये स्किल्स भी हैं जिस पे हम बात करेंगे आगे जाकर कि आप इस स्टडी को अपने अंदर लाएँगे कैसे? अभी इन्हीं को मैंने प्रैक्टिकल रूप में यहाँ समझाने की कोशिश की है कि अब देखिए इंटरडिसिप्लिनरी का क्या मतलब होता है कि अलग-अलग सब्जेक्ट्स को आप एक से कनेक्ट कर पाएँ, अलग-अलग डायमेंशंस को एक टॉपिक से कनेक्ट कर पाएँ। एनालिटिकल स्टडी की क्या विशेषताएँ हैं, इसके क्या फीचर्स हैं कि एक टॉपिक जो है, उसको आप डीपली एनालाइज़ कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक क्वेश्चन को बार-बार क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं कि एक क्वेश्चन है, आपने उसका आंसर ढूँढा, अब उस आंसर में से कोई क्वेश्चन निकल के आ रहा है, फिर आप उस पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस तरीके से आप तब तक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब तक कि आपको फाइनल आंसर नहीं मिल जाता है। तो ये जो आपने देखा फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको एक तो अपने जो आपको टॉपिक्स ही तैयार करने हैं मेंस के लिए, जो भी आपके सिलेबस में है, इस तरीके से आपको जाना पड़ेगा। ये आपकी स्टडी की स्किल होनी चाहिए। इस स्टडी स्किल से अगर आप जाएँगे, तब कहीं जाकर आप स्टडी के बेस पर अपने टॉपिक्स को इस तरीके से तैयार कर पाएँगे कि मेंस के आंसर राइटिंग कहीं आप दे आंसर के लिए अपने कंटेंट्स को तैयार कर पाएँगे। लेकिन इसके अलावा भी फिर भी ये करने के बाद भी कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है स्पेशल, जो आपको एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग के लिए चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल मेंस को लेकर क्या है, या मैं दूसरे तरीके में कहूँ तो आंसर राइटिंग स्किल्स, उस पर बातें करेंगे फ्रेंड्स। तो आज हम लोग यहीं रुक रहे हैं। मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते। थैंक यू।